स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ध्वनि पर आधारित MCQ देखेंगे। ये घटना चक्र के फिजिक्स से लिए गए MCQs हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। माध्यमों, पहला जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो हमें आरोही क्रम में रखनी है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक काय में होगी? सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होगी वह आरोही क्रम में रखनी है। तो सबसे ज़्यादा काय में होगी? सबसे ज़्यादा होगी इस्पात में। उससे कम काय में होगी? उससे कम होगी जल में, लिक्विड में। और उससे कम काय में होगी? गैस में। तो सबसे ज़्यादा ठोसों में, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैस में। तो देखिए आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला क्या है? सबसे छोटा वाला गैस यानी नाइट्रोजन। तो पहले थर्ड, उसके बाद दूसरा क्या होगा? ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या होगा? जल, ये दूसरा हो गया। और तीसरा ये हो गया इस्पात। तो इस तरीके से आएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड किस में है? बी ऑप्शन में। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो काय में होगा? धातु में। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता? ध्वनि का वेग फिर से वही काय में होता? ठोसों में अधिकतम, द्रवों में उससे कम, और गैसों में उससे कम। तो निर्वात, वायु, जल, इस्पात। इस्पात में सबसे अधिक होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो सबसे तेज प्रगमन काय में होगा? वही भाई ठोसों में सबसे अधिक, और द्रवों में उससे कम, और गैसों में उससे कम। तो हमारा फिर से क्या आएगा? ठोस। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। यदि VA, VW, BS क्रम से वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा? भाई सबसे अधिक कहाँ में होगी? सबसे अधिक होगी इस्पात में। तो BS जो होगा सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किस में शो हो रहा है? BS सबसे अधिक शो हो रहा है यहाँ पर। और उससे कम होना चाहिए वाटर, वाटर उससे कम है। और उससे कम होना चाहिए एयर। तो यही हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ए ऑप्शन। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में अधिकतम रहेगी? भाई काय में होगी? ठोसों में। तो हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो लोहे में सबसे अधिक होगी। ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल द्रव माध्यम में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ध्वनि तरंगें ठोसों में भी चल सकती हैं और गैस में भी, दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। और द्रवों में कहाँ चल सकती हैं? द्रवों में, द्रवों की सतह पर चल सकती हैं। नहीं, ये ठोस और गैसों में ही, ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? वाणी में, निर्वात में, लोहा में, वायु में। तो आर पार किस में नहीं जा सकती? निर्वात में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात कोई माध्यम नहीं है, तो इसमें आर पार नहीं जा सकती। ध्वनि तरंगों के संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगें पास नहीं होंगी, आर पार नहीं होंगी। तो निर्वात इसका सही आंसर होगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, काय में नहीं चलेंगी? निर्वात में नहीं चलेंगी, क्योंकि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। म्यूजिक कंस्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया था? ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। डी ऑप्शन। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो वह कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। 16.5 मीटर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि के स्रोत पर परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो कितनी होनी चाहिए थी, हमने अभी देखा था कितनी थी, 16.5। तो 16.5 ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, 17 मीटर, बी ऑप्शन। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो अनुमानतः वायु का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 332 नहीं तो 330 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल तो नहीं है, तो यही क्या है इसका सही ऑप्शन है, वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल न होने से क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वायुमंडल वहाँ पर है नहीं, माध्यम है नहीं, तो फिर वहाँ पर संचरित नहीं होंगी, इसलिए हम एक दूसरे की बात वहाँ पर नहीं सुन पाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है? वही क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है, इसलिए वह नहीं सुन सकता। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रतिगामी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये हमें बताना। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो। दो ऑप्शन, दो जो है वो स्टेटमेंट हमारा सही है और एक स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। परश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती हैं, इनकी उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो उक्त कथनों में से एक और दो सही हैं, तीन और चार सही हैं, एक, दो तथा तीन सही हैं, सभी सही हैं। तो इसमें सभी सही हैं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि इसमें सभी कथन सही थे, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो परश्रव्य तरंगों की ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वह परश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो क्या है वो? सोनोग्राफी, EEG, ECG, एक्सरे। तो कौन सी है वो? सोनोग्राफी, सोनोग्राफी यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं? पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति का कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये सही है। इन कथनों में से क्या है? 1, 2, 3 सही हैं, 1, 3, 4 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं, 1, 2, 4 सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 1, 3, 4 सही हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण होता है, आँख के रोग होते हैं, ओजोन लेयर में बाधा आती है, इसमें से कोई नहीं। तो ओजोन लेयर में क्या आएगी? बाधा आएगी अगर पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कथन कारण है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण क्या है? ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि हमारा कथन तो गलत है लेकिन कारण क्या है? सही है। कारण सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसको मापता है? डेसिबल हमारा मापता है वातावरण में ध्वनि। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है वही ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ध्वनि की तीव्रता नापने में। डेसिबल इकाई प्रयोग जिसके मापन में की जाती है वह क्या है? वही ध्वनि की तीव्रता। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। रिपीट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है जब वह बात करते हैं। 30 डेसिबल की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखिए ये है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसिबल में। फुसफुसाहट की अगर बात चल रही है तो 15 से 20 डेसिबल होगी। साधारण बातचीत हो रही है तो 30 से 60 डेसिबल होगी। गुस्से में बातचीत हो रही है तो 70 से 80। ट्रक मोटरसाइकिल तो 90 से 95 डेसिबल। यंत्र कारखाने में 100 से 110 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा की 110 से 120 डेसिबल और जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल। अब है 100 डेसिबल का रव नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो ये काय में होता, हमने देखा था 100 वाला काय में होगा? 100 वाला होगा कारखाने में, 100 से 110 यंत्र कारखाने में। तो यंत्र कारखाने कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन सही आंसर होगा, यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण है वह कितना है? 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये आंकड़ा है 45 डेसिबल। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो वह करीब करीब कितनी होती है मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए जो करीब करीब होती है वह होती है 85 डेसिबल, 85 डेसिबल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो वो कितने से? 80 से ऊपर की। कितने से? 80 से ऊपर की जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? हानिकारक ध्वनि कहलाएगी। 80 से ऊपर। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा, 80 डेसिबल से ऊपर। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। देखिए हमने देखा था उसमें फुसफुसाहट, बातचीत और गुस्से की बातचीत। तो 60 डेसिबल ये हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है।
ध्वनि का जो वेग होता है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए पहले तो वो कौन सी आवाज़ सुनेगा, पहले तो वो सुनेगा जो इस्पात में होकर आवाज़ जाएगी, और फिर वो आवाज़ सुनेगा जो वायु में आवाज़ होकर जाएगी। तो दोनों अलग अलग समय में जाएंगी, इसलिए वो दो आवाज़ें सुनेगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। तो वे कौन सा अंतर है? इसका अंतर है क्वालिटी। क्वालिटी इसका अंतर है, केवल ध्वनि गुणता, क्वालिटी। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण क्या? दीवारें, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परिवर्तन हो सकता है। ये कोट हमें चयन करना है, इसका कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। उपयुक्त कथनों में से हमें कौन से सही हैं ये बताने हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, ये ए ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो तरंग लंबाई होती है वह किसकी होगी? रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की जो तरंग लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।